दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कविता कराया जा रहा है। आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं लगी हुई हैं उन कविता की बात हो रही है। और उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कविवर बिहारी लाल की। अभी तक आपने आधुनिक कवियों को देखा, उसके बाद में आधुनिक कवियों के बाद में अब कबीर, केशव, बिहारी, घनानंद, भूषण, इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज बिहारी की हम लोग बात करेंगे। फिर कल जायसी और तुलसी की बात की जाएगी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और कविता समाप्त होने वाली भी है। मुश्किल से 3 दिन और लगेगा, 3 या 4 दिन, 3 से 4 दिनों के अंदर कविता की इकाई समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद कविता के बाद हम लोग गद्य विधा पर आएंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी की ही बात की जाएगी। सिर्फ बिहारी की बात की जाएगी। इनके पदों की व्याख्या के लिए अलग लेक्चर दिया गया है, उसे आप लोग देखिएगा। और जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है पद, उन पदों को व्याख्या सहित पूरी पीडीएफ दे दी गई है, तो उसे देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी कहने लगते हैं सर व्याख्या करा दीजिए, लेकिन व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंक्ति आपको ध्यान है तो बहुत आराम से वैसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। भाई यूजीसी नेट की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, जीडीसी की हो, जीआईसी की हो, हर जगह आप देखते हैं कि पंक्तियाँ ही पूछी जाती हैं और पंक्तियां मिलान के लिए आती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, 1 से 2 प्रश्न ऐसे भी मिल जाते हैं कि पंक्ति दे दी गई और पंक्ति में एक शब्द दे दिया गया और कहा गया उपर्युक्त शब्द का आशय क्या होगा। तो वो तो सीधे सीधे अर्थ की बात हो गई। शब्द अर्थ लगभग लोगों को तो ज्ञात ही होता है। तो खैर, अभी हम लोग कविवर बिहारी की बात यहाँ पर करेंगे, बिहारी लाल की बात करेंगे। कविवर बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में माना जाता है, ग्वालियर में हुआ। वह जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। और उन्होंने लिखा भी है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले, बाल तरुणाई आई सुखद मथुरा बस ससुराल। यानी बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट वसुधा गोविंदपुर गांव में हुआ था। वसुधा गोविंदपुर गांव में हुआ था। गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये निम्बार्क संप्रदाय के संत नरहरि दास के शिष्य थे। निम्बार्क संप्रदाय, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्बार्क संप्रदाय के संत नरहरि दास के शिष्य थे। और बिहारी ने इन्हीं नरहरि दास से संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन भी किया। बाद में बिहारी लाल मथुरा चले गए और एक ब्राह्मण कुल में इनका विवाह हो गया। तब से वह वहीं रहने लगे और इसी बीच बिहारी ने फारसी काव्य रचना का अभ्यास किया। बाद में बिहारी शाहजहां के कृपा पात्र बन गए, जिससे अन्य राज परिवारों में भी इनका अच्छा संपर्क हो गया। संवत 1702 के आसपास बिहारी जयपुर गए और वहां इन्हें पता चला कि महाराजा जय सिंह अपनी नवविवाहित पत्नी या रानी के प्रेम में मुग्ध होकर अंतापुर में ही निवास करते हो। सामंतों की सलाह से बिहारी ने महाराज के पास ये दोहा लिखकर भिजवाया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। इसको पढ़कर महाराजा जय सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव दान दिया। काली पहाड़ी, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काली पहाड़ी, मैं बार बार कहता हूं कि पीडीएफ में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेक्चर में बताया जाता है, लेक्चर को जरूर सुने। तो ये काली पहाड़ी, और प्रत्येक छंद पर एक असरफी देने का वादा किया। प्रत्येक छंद पर एक असरफी देने का वादा किया। तब से बिहारी जयपुर में रहने लगे और आमेर दरबार में राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बिहारी
में आप देखेंगे तो बहुज्ञता है, हर विषय पर उनको ज्ञान है। भक्तिकालीन कविता का जो मूल्य है वो रीतिकाल में पहुंचते पहुंचते बदल गया। रीतिकालीन जो काव्य थे वो आश्रयदाताओं के समग्र संरक्षण के हेतु उपलब्ध हो गए, और ऐसी स्थिति में बिहारी ने काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए लोक ज्ञान, इतिहास, पुराण, ज्योतिष ज्ञान, गणित ज्ञान, भूगोल, आयुर्वेद, इन सब पर रचनाएं की। बिहारी ने अपने दोहों को मुक्त रखने के साथ साथ काव्य ज्ञान, लोक ज्ञान, इतिहास और इन सबको अपने काव्य में समायोजित किया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गणित ज्ञान के लिए कि कहत सबे बेंदी दिए कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत। ज्योतिष ज्ञान की बात करें तो पत्रा ही तिथि पाइए वह घर के चौपास, नित्य प्रतिपूनो ही रहे आनन ओप उजास। लोक ज्ञान की बात करें तो सन सूख्यो बीत्यो बनो ऊखो लई उखार, हरी भरी अरहरी अजो धर धरहरी ही अनार। ऐसे ही आयुर्वेद ज्ञान की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरिदुत होय। ऐसे पौराणिक ज्ञान और लोक पौराणिक ज्ञान पर भी आपको देखने को मिलेगा। बिहारी में अगर श्रृंगार निरूपण की बात की जाए, देखिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बिहारी अनुपम श्रृंगारी कवि हैं। हाँ, इतना अवश्य कि वह श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में जितने रमे हैं उतना वियोग में नहीं। जितना संयोग में रमे हुए हैं उतना वियोग में नहीं। वियोग में जरूर रमे हैं लेकिन उतना वियोग में नहीं। संयोग की ऐसी कोई दशा बची ही नहीं है जो बिहारी ने ना की हो। कुछ समीक्षकों का मानना है कि मिलन सुख में बिहारी ने जिन बातों का वर्णन किया उसमें कोई अनुभूति की गहराई या मार्मिकता नहीं है। शायद इसी तथ्य को देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि बिहारी के दोहों में ना तो कोई बड़ी अनुभूति है ना कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं। मगर कवि ने उन्हें कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश करते रहते हैं, बिहारी की कविताओं में उन्हें अपने लिए चुनौती मिलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। बिहारी का श्रृंगार वर्णन संयोग वियोग दोनों दृष्टियों से शास्त्र सम्मत है। संयोगावस्था की जितनी भी प्रेम क्रियाएं हो सकती है, उनके जितने आधार होते हैं, उन सब का निर्वाह कवि और बिहारी ने बहुत ही सरस, स्वभावी और मनोवैज्ञानिक रूप से किया है। बिहारी का अनन्य रसमयता सचमुच भावनीय है। और आप देखेंगे बिहारी ने लिखा है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। कितना कुछ समाया है इस दोहे में। आंखों ही आंखों में नायक का कुछ कहना, नायिका का नकारना, नायक की नाराजगी से नायिका का रीझना। तो ये जो दिखाया गया, रीझना, मानना, ये विरोधाभासी प्रतिक्रिया है। नायक जहां मिलत की प्रत्याशा से खिलत अर्थात प्रसन्न होता है, वहीं नायिका नारी सुलभ लज्जा के भावों में दिखाई देती है। संयोग की भांति अगर हम देखें तो बिहारी के वियोग चित्र भी अद्भुत हैं। बिहारी के नायक नायिका परस्पर अनुरक्त तो हैं, पर दोनों संकोचों अपनी बात नहीं कह पाते। और यहां पर इस पद में देखें कि हरी छब जबते मन परे तबते छिन बिछुरे ना, और परत डरत बूढ़त तरत रहत हारिलो नैन। बिहारी के वियोगावस्था में भी स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता और प्रभाव की उत्पादकता भी है। हाँ, कहीं कहीं उनके वियोग वर्णन ऊहात्मक जरूर हो गए हैं, लेकिन चमत्कारिक जरूर लगते हैं। बिहारी में अगर हम प्रेम निरूपण की बात करें तो प्रेम जगत का महान या कह सकते हैं महाभाव और सृष्टि का मूल आधार है। प्रेम सागर का अवगाहन कोई बिरला ही कर सकता है, कोई बिरला ही उसके थाह पा सकता है। कवि और बिहारी प्रेम की इस अद्भुत
विलक्षणता से सुपरिचित हैं। तभी तो उन्होंने लिखा है कि या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बिहारी ने प्रेम को एक उच्च भाव माना है। उनकी दृष्टि में प्रेम वह उदात्त भाव है जिसमें डूबकर व्यक्ति पार हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, और जो उसमें डूबता नहीं, अनडूबा रह जाने पर बंधनों में बंधकर नाना प्रकार की यातनाएं झेलता है। जैसे नयन बाण के लिए कहा जाता है कि नयन बाण कई महिमा अद्भुत बाय, और लागे जी में न लागे जो मर जाए। ठीक उसी तरीके से प्रेम की भी स्थिति है। कबीर और बिहारी का प्रेम लौकिक अलौकिक दोनों है। बिहारी का प्रेम कैसा है लिख लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बिहारी का प्रेम लौकिक भी है और अलौकिक भी है, लेकिन बिहारी की वृत्ति लौकिक प्रेम निरूपण में रमी है। बिहारी के प्रेम में रूपाकर्षण की प्रधानता है। स्वाकीय प्रेम की अपेक्षा बिहारी ने परकीय प्रेम को अधिक विस्तार दिया है। स्वाकीय प्रेम की अपेक्षा परकीय प्रेम को अधिक विस्तार दिया है। उनके परकीय प्रेम में आकुलता, व्याकुलता, तीव्रता की अधिकता भी पाई जाती है। लोक में समाज में, साहित्य में उसी प्रेम को प्रतिष्ठा भी प्राप्त है जो स्वाभाविक हो, निरायास हो, यानी बिना बुलाए आए। प्रेम के लिए उन्होंने लिखा है कि बिना बुलाए जो आता है प्यार वही है, प्राणों की धारा इसमें चुपचाप बही है। तो इसी आधार पर देशराज भाटी ने कहा है कि लौकिक प्रेम के जितने छोटे बड़े पक्ष हो सकते हैं, प्रेम की जितनी भी किरणाएं हो सकती हैं, उन सब का बिहारी ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। वह प्रेम के सफल चितेरे हैं। किसने कहा है? देशराज भाटी ने कहा है। अगर प्रकृति चित्रण की बात करें बिहारी में, तो प्रकृति और मानव का संबंध शाश्वत है, आपको पता ही है। मानव मन उदास होता है तो वह प्रकृति में जाता है, हरियाली की तरफ भागता है, आप देखते होंगे। वह प्रसन्न होता है तो अरुणोदय कालीन सूर्य को अपना सखा कहता है। उसका मन प्रेमल होता है तो नीले चांद में अपने अस्तित्व को समाहित देखता है। प्रिय के प्रतीक्षा में उसे गुलाब में उसके कपोलों की छाया नजर आती है, और उसके रूठ जाने पर सारा जग सूना लगता है। तो कबीर और बिहारी को मानव मन की अद्भुत पहचान है। तभी तो उनके काव्य में प्रकृति चित्रण को इतना स्थान मिला है। बिहारी सतसई में संपूर्ण ऋतुओं को पारंपरिक वर्णन प्राप्त होता है। उन्होंने लिखा है कि रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मन आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यानी समीर को कुंजर यानी हाथी, यह शब्द पूछा जा सकता है। कुंजर मतलब होता है हाथी। तो समीर को हाथी मानकर सुंदर चित्रांकन किया है। तो कहा जा सकता है कि बिहारी का प्रकृति चित्रण उत्कृष्ट और उच्च कोटि का है। बिहारी में अगर सौंदर्य चेतना की बात करें तो सौंदर्य को मानव जीवन का शाश्वत मूल्य कहा जाता है। शाश्वत मूल्य कहा जाता है। वास्तव में मनुष्य सौंदर्योपासक प्राणी है। उसके मन में सौंदर्य जो होता है, सौंदर्य सरोवर में विरह की कामना हमेशा से घर किए रहती है। श्रृंगारी कवियों में अधिकतर मानवीय सौंदर्य का ही अंकन किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें अपनी अवधारणा की अभिव्यक्ति का अवकाश प्राप्त हो जाता है। बिहारी ने भी नारी सौंदर्य का चित्रण किया है, और उन्होंने लिखा कि लिखन बैठी जाकी सभी गह गर्भ गरूर, और भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। सच्चे अर्थों में कवि और बिहारी की सौंदर्यांकन दृष्टि जो है वह मूलतः काव्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। कहीं कहीं वह इस परंपरा की गरिमा का प्रलंघन करते भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसी देव या रीत युग के किसी भी कवि में नहीं है। बिहारी की भक्ति और नीति की अगर बात करें तो बिहारी की भक्ति भावना को उनकी श्रृंगारिकता में बाधा बताते हुए द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा कि बिहारी ने भक्ति और नीति संबंधी जो दोहे लिखे वो श्रृंगार रसरूपी गन्ने के बीच पड़ी हुई गांठ के समान जान पड़ती है।
कुछ आलोचकों की अवधारणा है कि श्रृंगारी कवि भक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि अपने युग की परंपरा का निर्वाह करते हुए कवि और बिहारी ने लिखा है कि मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। बिहारी की दृष्टि भक्ति भावना की ओर उतनी नहीं गई है जितनी उक्ति वैचित्र एवं वाग्य वैदग्ध्य दिखाने की ओर गई है। वास्तव में बिहारी के ऐसे दोहे गहन अनुभूति के भंडार हैं। इसमें लोक शास्त्र के समन्वित ज्ञान का समावेश है, पर यहां भी नीति की अपेक्षा चमत्कार प्रियता और वाणी के कौशल का ही अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। उनकी नीति परक दोहे यहां भी देखने को मिल सकता है कि दुसा दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद और अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। बिहारी की अगर भाषा की बात की जाए तो बिहारी की भाषा भावानुगामिनी है। वो अत्यंत प्रौढ़ है, परिष्कृत है, मर्मस्पर्शी है। उनकी भाषा चलताऊ ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप है, लेकिन उसमें प्रसंग के अनुसार बुंदेली, अवधी, फारसी, उर्दू सभी शब्द मिल जाते हैं। भाषा को भावों की अनुगामिनी बनाने के लिए उन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों को निसंकोच ग्रहण किया है। उनका वाक्य गठन, शब्द विन्यास पर्याप्त व्यवस्थित है। भाषिक सामासिकता का एक उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं मिसहा सोयो समुझ, मुंह चूमे ढिग जाए और हंसो खिसानी गल गयो रही गरे लपटाए। साहित्य शास्त्र में ऐसी नायिका के रति प्रीता, आनंद सम्मोहिता, समस्त रस कोविद, विचित्र विभव और छंद भेद किए गए हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा कि सच्चे अर्थों में बिहारी ने जहां एक और ब्रजभाषा को अपने प्रयोग की खराद पर चढ़ाकर उसके स्वरूप को सुघड़ और शिष्ट बनाकर उसे साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है, वहीं दूसरे ओर उसके शब्द भंडार को भी समृद्ध बनाया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि बिहारी का भाषा पर वास्तविक अधिकार था। उनके बाद भाषा पर अच्छा अधिकार दिखाने वाले मतिराम, पद्माकर आदि ही प्रवीण हुए हैं। आधुनिक कवियों में रत्नाकर ने भी वैसा अधिकार दिखाया, इसलिए बिहारी की भाषा की दृष्टि से बिहारी की समता करने वाला, वैसा अधिकार दिखाने वाला कोई मुक्तकार नहीं बचता। वही रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि बिहारी की भाषा के प्रमुख गुण हैं सामाजिक पदावली का प्रयोग, उपयुक्त शब्द चयन, व्यंग, ध्वनि के प्रधानता, चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य, सालंकारिकता, गुण संपन्न, अर्थ गंभीर, प्रजनता, उपयुक्त छंद विधान है। बिहारी सप्तशती की अगर बात करें तो इसमें कुल 719 दोहे हैं और यह दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इस पर लिखी गई टीका इस प्रकार है। अच्छा, जिस ब्रज भाषा की बात होती है, अभी मैंने एक लेक्चर में लोगों को बताया था, देखते हैं कि कितने लोगों को याद है। जब ब्रज भाषा की बात आती है तो पल्लव की भूमिका सुमित्रा नंदन पंत की जो है, उसमें जिस ब्रज भाषा की बात हुई है कि ब्रज भाषा में नींद की मिठास थी, ब्रज भाषा में नींद की मिठास थी। उस ब्रज भाषा का आशय क्या ब्रज भाषा जो बोली है वही है या कुछ और है? वहां ब्रज भाषा उनके लिखने का आशय क्या है? कितने लोग बताएंगे? जो प्रचलित लोक भाषा ब्रजभाषा है, क्या उसी ब्रजभाषा की बात सुमित्रानंदन पंत अपने पल्लव की भूमिका में करते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हां वही है तो आप गलत हैं, क्योंकि जिस ब्रजभाषा की बात सुमित्रानंदन पंत पल्लव की भूमिका में करते हैं, वह कहते हैं इस ब्रजभाषा का आशय है प्राचीन साहित्यिक हिंदी। इस ब्रजभाषा का आशय है प्राचीन साहित्यिक हिंदी, जिसमें अवधी भी शामिल है। जिस ब्रजभाषा की बात पल्लव की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने किया है, वो कहते हैं कि इस ब्रजभाषा का आशय प्राचीन साहित्यिक हिंदी है, जिसमें अवधी भी शामिल है। तो ध्यान रखना। अच्छा, जब बात आती है तो मैं आपको फिर बता दूं, जब पल्लव की भूमिका की बात हो रही है तो किस रचना को पल्लव की भूमिका में कहा गया ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है? बताइए
कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं इस लेक्चर को जितने लोग देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं कि पल्लव की भूमिका में किस रचना को कहा गया कि यह ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। पल्लव की भूमिका में किस रचना के बारे में कहा गया कि यह ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। पवित्र भूल भुलैया है। ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। किस रचना के बारे में कहा गया है पल्लव की भूमिका में, बताइएगा। और एक प्रश्न और पल्लव की भूमिका से ही, चलिए पल्लव जब बात हो गई पल्लव की तो और बता दें। पल्लव की भूमिका में किन दो कवियों के लिए कहा गया है कि ये दोनों काव्य रत्न भारती के अक्षय भंडार के दो सिंह द्वार हैं। बताइए किसके लिए कहा गया है। पल्लव की भूमिका में किन दो कवियों के लिए कहा गया कि ये दोनों काव्य रत्न भारती के अक्षय भंडार के दो सिंह द्वार हैं जो उस युग के भगवत प्रेम की पवित्र धातु से ढाल दिए गए हैं। बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। पल्लव की भूमिका तो लगभग सभी लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को हाइलाइटर से पूरा पंक्ति हाईलाइट करके बैठे हैं, ऐसे ही साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं वो पल्लव की भूमिका को भी हाइलाइटर से पूरा हाईलाइट करके बैठे हैं। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो बिहारी सतसई जो है उसकी टीका की बात हो रही थी कि अमर चंद्रिका किसने लिखा। सूरत मिश्र, लाल चंद्रिका लल्लू लाल, बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास, पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भास, आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सतसई, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर। बिहारी सतसई का अनुवाद संस्कृत में श्रृंगार सप्तशती है और उर्दू में अनुवाद गुलदस्त बिहारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। सत्यदेव चौधरी ने लिखा कि बिहारी सतसई का एक दोहा जज्वलमान काव्य रत्न है। बिहारी सतसई पर अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती का भी प्रभाव माना जाता है। वैसे बिहारी की जितनी भी पंक्तियां हैं आप देखेंगे कि उसमें अलंकारों में भी खूब पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। जैसे ये दे दिया जाता है कि दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत और प्रतिगांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत, जिसमें असंगति अलंकार है तो वह भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। या सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। या फिर भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण जो है ये खूब पूछा जाता है कि पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावर एड़ी मोड़त जाए। या जो विरोधाभास का एक उदाहरण है वो भी खूब पूछा जाता है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग, खूब पूछा जाता है ना। या ब्याज स्तुति एक अलंकार है, ब्याज स्तुति, उसका भी उदाहरण खूब पूछा जाता है। लाल तुम्हारे रूप की कहो रीत यह कौन, और जासो लागत पलक दृग लागत पलक पलौना। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। या अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। तो ये सब खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। खैर ये तो बहुत उदाहरण, बहुत सारी पंक्तियां हैं जो आपको लगातार बताई जा रही हैं। बिहारी पर लिखी गई जो रचनाएं हैं, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा, बिहारी और देवलाला भगवान दीन ने लिखा, कवि और बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा, बिहारी की वाग्य विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा, बिहारी रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। बिहारी सतसई को रसिकों की गीता भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू के शेरों में अनुवाद किया। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने
बिहारी के दोहों को संस्कृत में पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से लिखा। हरिचरण दास ने बिहारी सतसई की टीका हरि प्रकाश शीर्षक से लिखा है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और शादी की तुलना लिखी और इसी रचना से तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। और उन्होंने लिखा है कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहां से भी खाओ मीठी लगती है। किसने लिखा? पदम सिंह शर्मा ने लिखा है। किस रचना में लिखा? तो बिहारी और कवि शादी रचना में लिखा, उसकी भूमिका में लिखा है। पदम सिंह शर्मा ने कहा कि हिंदी कवियों में बिहारी का आसन सबसे ऊंचा है, उनका विरह वर्णन उत्कृष्ट है। वहीं राधाचरण गोस्वामी ने लिखा कि बिहारी ऐसा पीयूषवर्षी घनश्याम है जिसके उदय होते ही वो सूरदास तुलसीदास पर आच्छादित हो जाता है। लाला भगवान दीन ने कहा कि सूर तुलसी केशव के बाद बिहारी हिंदी साहित्य के चौथे रत्न हैं। बिहारी सतसई की ज्वालादत्त मिश्र की जो टीका है वो बिहारी की कविता का सूनाग्रह कहलाता है। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राधा कृष्णदास ने लिखा कि मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी बादशाह थे। तो ये इतने महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पर बताई गई और एक एक पॉइंट आपने देखा। और अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इन पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न रहता ही रहता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई, आशा करते हैं कि सारी चीज़ आपके समझ में आया होगा। बाकी व्याख्या के लिए आप दूसरा पार्ट दिया गया है, उसे देखिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पब्लिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि साहित्य के और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर नंबर लिखा है, इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं।